राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सतवीर गोस्वामी। आज हम कक्षा 11 आरओए हिंदी में वाणी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद पढ़ेंगे। करते हैं स्टार्ट। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली से हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म 1913 टिंगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रसी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न मम आदि। और उन्हें कुछ पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्म श्री से अलंकृत थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की सहज भाषा को देखकर गांधी जी के चरखे की सहजता का आभास होता है, जिसके कारण इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इसको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए उन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने पिता एवं बड़े भाई की प्रेरणा से मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में अपनी पहली कविता घोड़े विषय पर लिखी थी। और इनकी मृत्यु होती है 1985 को। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवादी पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विनाश को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, और आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्हें प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियाप्रक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। आज की हमारी कविता है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है या सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है।
घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। तिर रहा है, तिर रहा है यानी तिरना तैरना। पुर, पुर होता है भंडार, प्रवाह है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल के अंदर बंद, कवि बाहर हो रही वर्षा को देखकर कहता कि आज बरसात हो रही है, आज पानी गिर रहा है, आज बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत अधिक बरस रहा है। रात भर गिरता रहा है यानी वर्षा है पूरी रात भर होती रही है। प्राण मन गिरता रहा है, और ऐसे वातावरण में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिरे रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है यानी वर्षा है वो बहुत हो रही है। घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, तिर रहा है यानी तैरना। घर नजर में तिर रहा है, और इस समय मेरी नजरों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर की खुशी का पुर है जो। घर के सदस्य उनकी नजरों में तैर रहे हैं, एक एक करके सबकी याद आ रही है। आगे कवि कहता है, मेरा घर खुशियों से भरा पूरा है, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो। यानी मेरा घर खुशियों से भरा पूरा है, अर्थात खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। मायके, मायके का अर्थ होता है माँ के घर। परिताप, परिताप कष्ट या शोक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कवि घर की याद को ताजा करते हैं, और क्या कहता है, घर में चार भाई। कवि कहता है कि मेरे घर में चार भाई है, मायके में बहन आई, और मेरी विवाहिता बहन भी अपने मायके में आज आ गई है। बहन आई बाप के घर, जब वह अपने पिता के घर आई होगी तब उसने इस बात को सोचा होगा कि घर में पहुंचकर वह अपने भाई और बहनों से मिलेगी, परंतु मुझे न पाकर उसे बहुत दुख हुआ होगा। हाय रे परिताप के घर, हाय रे परिताप के घर, परिताप यानी कष्ट या शोक। ऐसी स्थिति में उसे अपने पिता का घर बहुत अधिक कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। घर में सब जुड़े हैं। आगे कवि कहता है कि मेरे घर में भाइयों में आपस में घनिष्ठ प्रेम है, जिसके कारण सबके इतने कब जुड़े हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। चार भाई चार बहनें, मेरे चार भाई और चार बहनें हैं जो सब के सब, बुझा भाई प्यार बहनें,
जो सब के सब एक दूसरे के लिए भुजा के समान सहयोगी हैं और प्यार के भंडार हैं। अर्थात भुजा के समान चारों भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले, कर्मशील हैं और बलिष्ठ हैं, तथा चारों बहनें स्नेह की भंडार हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिनकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्तर आता। गढ़ी, गढ़ी का मतलब होता है डूबी। पसारा, पसारा का मतलब होता है प्रसार या फैलाव। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गढ़ी मेरी, गढ़ी यानी डूबी, और वह मेरे दुख में डूबी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो कवि कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वो मेरे दुख में डूबी हुई है, क्योंकि मैं अन्य भाई बहनों की तरह उसके पास न होकर, इसमें कहाँ पर है कवि, कारावास में है, कारावास में कैद हूँ। मेरी माँ ममता से इतनी परिपूरित है, इतनी परिपूरित है कि यदि उसकी गोद में अपना सिर रख लूं तो फिर कोई भी दुख कहने मात्र के लिए भी मेरे पास आकर खड़ा नहीं हो सकता। आगे कवि क्या कहता है, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्तर पाता। कवि कहता है कि मेरी माँ का पावन स्नेह का फैलाव यहाँ कारागार यानी जेल तक भी है। मैं उसके पावन स्नेह का यहाँ भी अनुभव करके सिहर जाता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे लिखना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इसलिए उसे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसे चिट्ठी लिखनी नहीं आती। यदि ऐसा होता तो उसका पत्र कारावास में भी मेरे पास पहुंच जाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। व्यापा, व्याप्या का मतलब होता है व्यापा यानी फैला या अनुभव होना। हिचके, हिचके संकुचाए डरे। बिचके, बिचके यानी डरे। लर्जता, लर्जता यानी लहराता, लहराता। जेल में बैठा बैठा कवि क्या कह रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र, पिताजी जिनको बुढ़ापा, कि पिताजी, कि मेरे पिताजी वृद्धा व्यवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन वे अपने मन से बुढ़े नहीं हुए। आज भी उसके हृदय में युवापन का जोश और उत्साह समाया हुआ है। उनका शरीर अब भी इतना स्वस्थ है कि जो अभी भी दौड़ जाए, कि वे युवकों की तरह दौड़ दौड़ लगा सकते हैं, कि वे युवकों की तरह अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, और जो अभी भी खिलखिलाए,
और वे अब भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके। और उनकी स्थिति यह है कि यदि उनके सामने मौत भी आकर खड़ी हो जाए तो वे उस मौत से भी मुकाबला कर सकते हैं और उससे किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, शेर के आगे न बिचके वे शेर से भी नहीं घबराते हैं। बोल में बादल गरजता, आज भी उसकी वाणी जोश से पूरित है। वे जब बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गर्जन की तरह उनकी आवाज लहराती हुई सी सुनाई पड़ती है। और काम में झंझा लरजता, और जब वे काम में जुट जाते हैं तो उसमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आज गीता का पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। दंड यानी दंड लगाना, मुगदर, मुगदर यानी व्यायाम करने हेतु लकड़ी का बना उपकरण, मुठ मुगदर का हत्था। कभी बरसात के वातावरण में घर की याद में डूबकर सोचने लगता है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, सोचने लगता है कि आज भी मेरे पिताजी नित्य नियम के आधार पर गीता का अध्ययन करके उठे होंगे। उसके बाद उन्होंने 260 दंड लगाई होगी। खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, उसके बाद व्यायाम करने की दृष्टि से मुगदर घुमाया होगा और अंत में उन दोनों मुगदरों की मुठों को मिलाकर, अर्थात उन्हें नियत स्थान पर रखकर वे ऊपर से नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। वे नियत स्थान पर रखकर उन्हें नीचे आए होंगे, तब उसकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे, अर्थात उसमें मेरी याद आई होगी। वो नीचे आए हैं तो मेरी याद आई होगी, और मेरी याद आई है तो मुझे अपने पास न पाकर वे अत्यधिक व्याकुल हुए होंगे। आगे कवि कहता है, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, कि इसमें बरसात हो रही है और मेरी आंखों में मेरा घर और सभी घर के सदस्य तिर रहे हैं, अर्थात सभी परिवारजनों की याद आ रही है। चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे घर में चार भाई और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहने, और मेरे चारों भाई भुजा के समान सहयोगी और क्रमशील है। मेरी चारों बहनें प्यार का स्वरूप में।
खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मैं यह जानता हूँ कि इसमें जब मेरे भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे अथवा खड़े होंगे तो वे सब मेरे पिताजी को दिखाई पड़े होंगे। तब मुझे न देखने से पिताजी की क्या दशा हुई होगी, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। यद्यपि मेरे पिताजी का बुढ़ापे का शरीर है, लेकिन अभी भी उनमें वृद्धावस्था के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों ने छुआ तक नहीं है। ऐसे में मेरे पिताजी मुझ पांचवें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे। कहने का भाव यह है कि मेरे पिताजी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता से पूरित होते हुए भी मेरे प्रति उनका असीम स्नेह होने के कारण उनका धैर्य टूट गया होगा और वे मेरी परेशानियों को याद कर रोने लगे होंगे। ये कारावास है, कारावास मतलब जेल है। और भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल गए हुए हैं और जेल में रहते हुए उन्होंने यह कविता रची है, घर की याद। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंदा बैठा हूं अभागा। सवर्ण बेटे का मतलब होता है योग्य बेटे। सवर्ण वैसे तो सोना होता है, लेकिन यहाँ सवर्ण बेटे, इस कविता के अंदर सवर्ण बेटे का अर्थ है योग्य बेटे। हेटे का मतलब होता है तुच्छ, छोटे। कवि पिता के प्यार का स्मरण कर सोचने लगता है कि पांचवा मैं हूं अभागा, कि मैं अपने पिता का पांचवा पुत्र हूं और अत्यंत अभागा हूं, जिससे सोने पे सुहागा। मुझे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं, अर्थात यदि मेरे चारों भाई उनके लिए सोना है तो मैं उनके लिए सुहागा, अर्थात और अधिक श्रेष्ठ हूं। पिताजी कहा करते हैं प्यार में बहते रहे हैं, क्योंकि उनका मेरे प्रति और अधिक प्यार है। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, इस कारण वे मेरा स्मरण करके आंसू बहा रहे होंगे। और कवि कहता है कि पिताजी को उनके सोने जैसे बेटे भी हेटे यानी तुच्छ प्रतीत होते रहे होंगे, क्योंकि उन पर सुहागा माने जाने वाला बेटा मैं हूँ, बंदा बैठा हूँ अभागा, और मैं भाग्यहीन आज देश के खातिर कारागार में यानी जेल में बंद पड़ा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि अपने घर के उस समय के संवाद की कल्पना करते हुए कहते हैं कि पिताजी को मेरी याद आई होगी और उसकी आंखों से आंसू निकले होंगे, तो पिताजी को देखकर और माँ ने कहा होगा, और पिताजी को देखकर माँ ने भी मेरे न होने का दुख अनुभव करते हुए कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी।
तो मेरे न होने का दुख अनुभव करते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी क्यों भराया है? अरे भवानी वहाँ अर्थात जेल में अच्छा होगा, अर्थात ठीक तरह से रह रहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तो आपकी बात समझकर और आपसे अपनेपन का भाव दर्शाते हुए जेल गया है। इसलिए गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है, इसलिए उसने अच्छा कार्य किया है। यह तो आपका ही बताया हुआ रास्ता है जिसका उसने अनुगमन किया है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। यदि वह इस संघर्ष से अपने आप को पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख लज्जित हो जाती। भाव यह है कि यदि वह देश की आज़ादी के संघर्ष पथ से अपने पैरों को पीछे कर लेता तो इससे वह मेरी कोख को लज्जित ही करता। कवि के अनुसार माँ उसके पिताजी को सांत्वना देती है, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ सांत्वना देती हुई कह रही है कि आप इस तरह अपनी हिम्मत मत छोड़िए, नहीं तो आपको इस तरह अधीर होते हुए देखकर सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि सोचता हुआ कहता है कि जब माँ ने पिताजी को आंसू बहाते हुए देखा होगा तो उन्हें ढांढस बंधाया होगा कि भवानी वहाँ अच्छा होगा। तब पिताजी ने कहा होगा, तब पिताजी ने उससे कहा होगा कि हाय कितना सा होगा, कहाँ मैं रोता हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी ने उससे कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ और मैं कहाँ अपना धीर में खोता कहाँ हूँ और मैं कहाँ अपना धीरज खो रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंतरिक वेदना को हाय कितना सहा होगा, आंतरिक वेदना को अंदर ही अंदर दबाकर उसे सहन कर लिया होगा। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि सावन को संदेश वाहक के रूप में संबोधित करता हुआ कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, कि हे सजे धजे हरियाली से परिपूर्ण सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, पावन यानी पवित्र, ए मेरे पवित्र पुण्य आत्मा, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को न तरसे। कि तुम मौसम के हिसाब से बरस जाओ, परंतु मेरे पिताजी की आंखों में मेरे अभाव में आने वाले आंसुओं को अब मत बरसने दो। वे अपने पांचवें पुत्र के लिए तरसते हुए इस प्रकार दुखी न हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। मैं मजे में हूँ, यह मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस खड़ा बस है, इस बस से सब विरस है। कवि आगे सावन को संदेश वाहक के रूप में संबोधित करता हुआ कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से यह कहना कि मैं कारावास में पूरी तरह से मैं मजे में हूँ सही है,
कि मैं पूरी तरह से मज़े में हूँ और सब तरह से कुशल मंगल हूँ। इसलिए मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर नहीं हूँ, बस यही है। मैं घर में ही तो नहीं हूँ, बस यही एक सोचने की बात है। बाकी मुझे यहाँ कोई और किसी बात का कष्ट नहीं है। किंतु यह बस बड़ा बस है। किंतु बस कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन उसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी बस से सब विरस है। इस एक बस के कारण सब कुछ रसहीन हो गया है। अर्थात घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है। यही मेरे दुख और वेदना का आधार है कि मैं अपनों से अलग भोग रहा हूं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। तो आगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी के पास जाकर उसके सामने मेरे मन में जो निराशापूर्ण बातें समाई है उन्हें मत कहना, किंतु उनसे यह न कहना। यानी जो कवि के मन में जो निराशापूर्ण बातें हैं उसे कवि के पिता को जाकर मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें हर तरह से धीरज बंधाना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। तो हे सावन, तुम उन्हें यही कहना कि तुम्हारा पुत्र जेल में रहकर खूब लिख रहा है, पढ़ रहा है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और हे सावन, यह कहना कि वह जेल में रहकर खूब कमा रहा है और वह वहां रहकर अपने अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से आपके नाम को रोशन करता है। नाम करता हूं कि कहना, अच्छे व्यवहार और अच्छे काम से आपके नाम को रोशन कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। इसके साथ ही उसके पास जाकर यह भी कहना कि जेल में उसे सब चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए चिंता, शौक यानी चिंता मत करना। और कहना मस्त हूं मैं, और कहना मस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। इसके साथ ही उनसे यह भी कहना कि वह जेल में हर तरह से मस्त है, और कहना मस्त हूं मैं। यह कहना कि वह जेल में हर तरह से मस्त है। कातने में व्यस्त हूं मैं, और गांधी जी के निर्देशों का पालन करता हुआ जेल में नित्य चरखा कातता हूं। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं यहाँ खूब खाता हूं, पीता हूं, कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। कवि आगे सावन से कहता है कि तुम पिताजी के पास जाकर यह भी संदेश कहना कि मैं जेल में रहकर खूब खेलता और कूदता हूँ, खेलता हूँ। उन्हें बताना कि मैं जेल में रहकर खूब खेलता हूँ और कूदता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, दुखों को अपने आगे से दूर ठेलता हूँ, हटाता हूँ। इसके साथ ही उनसे यह भी कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कहना कि मैं यहाँ सब तरह से मस्त हूँ। और उन्हें भूल करके भी ये मत कहना कि यूं न कहना अस्तु में।
तो भूल करके भी यह मत कहना कि मैं जेल में निराश और उदास हूं, वे यह जानकर दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। तो कवि आगे क्या कहता है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। कवि सावन को सावधान करता हुआ कहता है कि तुम मेरे पिताजी के पास जाकर ऐसा मत कहना कि मैं जेल में उदास सा रहता हूं। तुम उनसे यह भी मत कहना, कहने देना जागता हूं। तुम उनसे यह भी मत कह देना कि मैं यहां जागता रहता हूं, अर्थात दुख के कारण मुझे यहां नींद ही नहीं आती, आदमी से भागता हूं और मुझे यहां आदमी को देखकर भय लगता है। आगे क्या कहता है सावन को, कहने देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कहने देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सावन, मेरे पिताजी को गलती से भी यह मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूं। कहने देना मौन हूं मैं, मौन यानी चुप, कि हे सावन मेरे पिताजी से गलती से भी यह मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूं। खुद न समझूं कौन हूं मैं, और मैं स्वयं ही नहीं समझ पाता हूं कि मैं कौन हूं, अर्थात घर और आपकी याद में मैं यहाँ रहकर अपने शुद्ध बुद्धे खो बैठा हूं। इसलिए हे सावन, देखना कुछ बक न देना। तुम मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना। बकना यानी अनगर्ल बातें करना, यानी मेरे पिताजी के सामने कुछ अनगर्ल बातें मत कर देना, सोच समझ कर बोलना। उन्हें कोई शक न देना, मेरे संबंध में उनके सामने कुछ ऐसा मत कह देना जिससे वे मेरे बारे में शक हो जाए और वे मेरे बारे में सोच कर दुखी हो जाए। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कवि कहता है कि हे संजीले हरे भरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पुण्य पावन सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम इस धरा पर मन भर कर बरस लो। पर ऐसी कोई बात मेरे पिताजी के सामने मत कह देना जिससे वे मेरे बारे में सोच करे दुखी हो जाए और रोने लगे और पांचवें कुएं ने तरसे और अपने पांचवें पुत्र के लिए मन ही मन तरसने लगे। कुछ शब्दार्थ है इस कविता के। नजर में तीर रहा है यानी आंखों में तैर रहा है, नजर में तीर रहा है आंखों में तैर रहा है। पुर है जो वह घर जो परिपूर्ण है यानी खुशियों से भरा पूरा है। परिताप अत्यधिक दुख। नवनीत, नवनीत होता है मक्खन यानी घी घृत। हेटे, हेटे यानी गौण हीन तुच्छ। लीक, लीक यानी परंपरा, आप रीति भी कह दें, रिवाज भी कह दें लीक। तो मित्रों दोस्तों, वीडियो के अंदर कोई कमी दिखी है तो कमेंट करियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करियो। ओके, थैंक्स।